एक मुद्दे पे आते हैं कि बोलते हैं कि अभी एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। एक कितना कितना तक सत्य है और सच है? ये पूरी तरह से सच है, ये पूरी तरह से सच है। बस फर्क यही है, चूंकि अनडिक्लेयर्ड जो आप कह रहे हैं वो इसीलिए इसको हम अनडिक्लेयर्ड भी कह सकते हैं, इसको हम डेमोक्रेटिक इमरजेंसी कह सकते हैं कि इस दौर में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, भाषण होते हैं, सभाएं होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अनडिक्लेयर्ड वे में जो काम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करके किया, लेजिटिमेट ढंग से किया, वो काम बिना उस इमरजेंसी की घोषणा किए हुए, बिना नोटिफाई किए हुए वो सारे काम हो रहे हैं। अब देखिए, इंदिरा गांधी के ऊपर था कि अथॉरिटेरियन थी वो। हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो लगभग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी पार्टी में किया। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में जितने उनके जो राइवल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर राइवल हो सकते थे, उनको धीरे धीरे उन्होंने किनारे किया। गृह राज्य मंत्री उस समय हरिन पंड्या थे, उनका तो मर्डर भी हो गया। और चाहे केशुभाई पटेल हो, सुरेश मेहता हो, काशीराम राणा हो, इन सब लोगों को धीरे धीरे उन्होंने अलग थलग कर दिया। उसी तरह जब केंद्र की राजनीति में आए तो आते ही उन्होंने एक नियम बनाया कि 70 साल से अधिक के लोगों को टिकट नहीं देना है, फिर 75 साल से अधिक के लोगों को मिनिस्टर नहीं बनाना है। इस नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी की हालांकि तब तबियत भी बिगड़ने लग गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, यशवंत सिन्हा को, इतने जितने बड़े नेता, जसवंत सिंह थे या शांता कुमार थे, इन सब लोगों को उन्होंने हाशिए पे ढकेल दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर किया, चुनाव समिति से बाहर किया। 2014 में तो इन लोगों को टिकट दिया। मुरली मनोहर जोशी की सीट जो थी बनारस, वहां से मोदी जी खुद लड़ गए और उनको उनकी अनविलिंगनेस के बावजूद उनको कानपुर से चुनाव लड़ाया। हालांकि उस समय लहर थी तो जोशी जी भी जीत गए, लेकिन इनमें किसी को कोई पद नहीं दिया। उसी तरह से फिर आगे चल करके एक तो इन लोगों को साइडलाइन किया और दूसरे जो लोग थे वो सरेंडर करवाया कि जो लोग सरेंडर कर गए, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, चाहे जितने भी सो कॉल्ड लीडर्स हैं, वो या तो सरेंडर हो गए या फिर बाहर हो गए, साइडलाइन हो गए। तो एक तो ये कि वो फिर गवर्नमेंट में भी उन्होंने ऐसे ही काम किया कि जैसे हमारा ही है कि मतलब मोदी के अलावे कुछ नहीं है। तस्वीरों में उद्घाटन करना होगा तो मोदी जी करेंगे, चाहे मिनिस्ट्री रेलवे हो, चाहे एविएशन की हो, चाहे किसी भी हो। लेकिन आज तारीख में कोई मिनिस्टर बयान नहीं देता है, कोई नितिन गडकरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते अपनी मिनिस्ट्री के बारे में। तो इंदिरा इज इंडिया करके एक स्लोगन आ गया था, उसका पैरेलल स्लोगन अभी बन सकते हैं? ये आपका एक कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बोल रहे हैं? नहीं चेरियन जी, ऐसा नहीं है। देखिए, इंदिरा इज इंडिया देवकांत बरुआ ने कहा था उस समय, जब कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया। और भी लोगों ने कहा था कि जो इंदिरा का होता है देश को होता है, वही इंदिरा को होता है, जो इंदिरा को होता है वही देश को होता है। इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन अभी जो है, मतलब मोदी जी के बारे में क्या क्या कहा है जेपी नड्डा साहब ने, वो देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के भी नेता हैं। सुरेंद्र हैं और कोई भगवान कह रहा है उनको, कोई कुछ कह। मोदी जी ने खुद भी कह दिया अपने लिए, उन्होंने कहा मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं देव ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं ईश्वर ने मुझे भेजा है। तो खुद भी उन्होंने कहा। मतलब आप अगर, चूंकि ये तो बातचीत इसमें हो रही है, अगर किसी अलग विषय पे बात करेंगे तो हमारे पास सारे डिटेल्स हैं कि किसने किसने क्या क्या कहा। उसका एक रियलाइजेशन आ रहा है कि जो पावर कंसंट्रेशन के वजह से इमरजेंसी का जो हालत हो गया हमारा इंडिया का, वो उससे कोई पार्टी अपना लेसन नहीं लिया। सच बात देखिए, सच बात तो ये है, आज देश के जितने भी नेता हैं, नॉट ओनली नरेंद्र मोदी, जितने भी नेता हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सब में एक एक इंदिरा गांधी है, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, उसके पहले वाली नहीं।
सब में है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, योगी आदित्यनाथ हो, जितने भी हैं, मतलब हर एक में उनकी मानसिकता वही है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही, बस हमारे अलावा कुछ नहीं है। तो ये तो एक है। दूसरा, जब मैं बात कर रहा था आपसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के बारे में, अब आप देखिए बार बार हमारे प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हमको संविधान को बदलना है, 400 सीटें हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान में बदलना है। और इसका बेस है, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई है। मोदी जी अब कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जस्टिस एम वेंकट चलैया की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करने के लिए एक आयोग बनाया था, संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। उसने अपनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी थी, लेकिन अब तो संजोग से आगे की सरकारों ने उस पर अमल नहीं होने दिया, तो वो दब गया मामला। अब उसको ये लोग आगे ला रहे थे कि अगर इनको 350 बीजेपी को सीटें मिल जाती और 400 एनडीए को मिल जाती तो ये लोग बदलते, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन संजोग ऐसा था, क्योंकि अपोजिशन ने भी थोड़ी इसको इशू बनाया, लोगों के दिमाग में घुसा ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ही बदल देंगे लोग, तो 240 पे सिमट गई बीजेपी और 298 के आसपास एनडीए रह गया। तो इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है उसको कर सके, इसलिए अब अलग भाषा बोल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, आप देखिए संविधान को लगातार धता बता रहे हैं। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर पिछले 5 साल तक नहीं थे। जो 2019 से लेकर के 2024 तक जो लोकसभा थी उसमें कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। 2024 में जो चुनाव हुआ है उसके बाद भी अभी जो 8-10 महीने बीत गए हैं, अभी तक कोई डिप्टी स्पीकर नहीं चुना गया है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको 93 सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि पार्लियामेंट होगी, उसमें एक स्पीकर होंगे, एक डिप्टी स्पीकर होंगे, और किसकी किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी ये सब बाकायदे संविधान में लिखा हुआ है। तो ये संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर को नहीं बनने दे। यूजुअली होता क्या था, पहले जो परंपरा थी कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का होता है, लेकिन कई बार ये भी हुआ कि नहीं, सरकारी पार्टी अपना भी बना देती थी या अपने सहयोगी दल से किसी को बना देते थे वो लोग। तो लेकिन बनाओ तो सही, अब उसका खत्म कर दिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अंडरमाइन करना शुरू किया उसको, चूंकि इंदिरा गांधी ने तो उसको खत्म कर दिया था इमरजेंसी में, बाद में रजिस्ट्रेट हुआ था प्रेस काउंसिल। अभी मोदी जी के एरा में जो पिछली काउंसिल थी 8 महीने तक उसका कोई चेयरमैन नहीं बना। बाद में एक चेयरमैन आई रंजना प्रकाश देसाई जी, ठीक है, उनके पास भी डबल चार्जेस थे। वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट भी तैयार कर रही थी और यहाँ प्रेस काउंसिल की चेयरमैन भी थी। सैकड़ों की संख्या में केसेज पड़े हुए, पेंडिंग पड़े हुए हैं। उससे बड़ी बात कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 2 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। आज तक लोकसभा के स्पीकर ने 3 नाम नहीं भेजे। एक काउंसिल पूरी की पूरी खत्म हो गई, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने 3 नाम नहीं भेजे। तो ये एक तरह से अंडरमाइन करना या उसको ये करना कि मतलब उपेक्षा, जो भी कर सकते हैं आप, तो उस तरह मतलब उन्होंने उसको भंग कर दिया था और इन्होंने उसको निष्क्रिय कर दिया, इनफेक्टिव कर दिया इन द वे। तो ये है। एक लास्ट क्वेश्चन है, मीडिया को आपने देखा है इमरजेंसी का टाइम पे 75 में 77 से सेंसरशिप फॉर्मल था। अब का मीडिया सब बोलते हैं कि सरकारी मीडिया सेंसरशिप की जरूरत नहीं है, सरकारी मीडिया हो गया पूरा। तो इसका मतलब मीडिया का जो फ्रीडम जो कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं उसका सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, इमरजेंसी में तो डिक्लेयर्ड था, सेंसरशिप होती थी और जो एक सेंसर अधिकारी होता था वो उसको देखता था, वो किस लेवल का अफसर होता था उसके हिसाब से अपना देख करके लाल रंग देता था कि ये छपेगा ये नहीं छपेगा। उसका बड़ा ये भी हुआ कि जो न्यूज़पेपर
रात रात में इंतजार करते थे कि सेंसर अधिकारी जो है अभी तक भेजा नहीं, तो अखबार लेट हो जाते थे, और फिर वो भर्ती का माल जो है पुरानी खबरें या पुराने लेख छाप छाप करके अखबार निकालते थे। लेकिन उसके बावजूद कुछ अखबार ऐसे थे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है उस समय का, या स्टेट्समैन है, कुछ ना कुछ इस तरह की खबरें छाप देते थे वो लोग, जो थोड़ा सा सरकार को तकलीफदेह होती थी। लेकिन आज तो कहीं कुछ नहीं है। आज तो हालत यह है कि चाहे कोई भी अखबार हो, चाहे कोई भी टीवी चैनल हो, कुछ लिख ही नहीं सकता है, कुछ भी छाप नहीं सकता है। और हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमने जो जर्नलिज्म किया है पिछले 40-45 वर्षों में, जो हम पहले कभी लिखते रहे, आज हम लिखेंगे तो छापेगा कौन? ये हालत हो गई है। और देखिए, इन लोगों ने सबसे जो काम किया कि इन्होंने मालिकों को पकड़ लिया। जो मीडिया के मालिक थे उनको इन्होंने अपने साथ कर लिया। अब मीडिया के मालिक भी जो पहले वाले मालिक होते थे, जैसे मान लीजिए स्टेट्समैन था या इंडियन एक्सप्रेस था, तो उसके रामनाथ गोयनका थे, या स्टेट्समैन के अपना ट्रस्ट था, तो इन लोगों का अलग से कोई बिजनेस नहीं था। आज की तारीख में जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, सब बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज से गवर्नड हैं। तो कारपोरेट की कमजोरियों को पकड़ लो, एक तो ये था, और उसके जरिए सरेंडर करवा लो। दूसरा है कि मीडिया में जो लोग आज हैं उनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, मतलब जर्नलिज्म के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। उनको नौकरी चलती रहे, पैसे मिलते रहे, सुख सुविधाएं मिलती रहे, इससे आधार कुछ नहीं है। तो इसलिए उसमें भी बहुत बड़ा तबका जो है वो प्रो गवर्नमेंट, या जिसको गोदी मीडिया कह सकते हैं, या जो भी उसका नाम दे सकते हैं, वो हो गया है। तो मालिकों से कंट्रोल। दूसरा ये विज्ञापनों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। विज्ञापन नीति ऐसी बना दी गई है कि जो छोटे अखबार हैं, मझोले अखबार हैं, जो कभी कभी डेयर कर देते हैं कि सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ कुछ लिख देते हैं, अब उनका विज्ञापन ही रुक जाएगा, तो फिर या तो बंद हो रहे हैं वो, या फिर कुछ लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो मीडिया पे अलग ढंग, वो भी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप। अब कोई सेंसर अधिकारी नहीं बैठता है, लेकिन अगर कोई खबर आप लीजिएगा या कुछ आप मतलब दिखाइएगा किसी टीवी चैनल पे, अगर आप बोल रहे हैं या कुछ खबर आ रही है, तो खुद ही देखना पड़ेगा, अरे भाई कहीं इससे अमित शाह जी तो नाराज नहीं हो जाएंगे, कहीं इससे योगी आदित्यनाथ जी तो नाराज नहीं हो जाएंगे। अब कई कई बार हमने देखा है, कई चैनलों पर देखा है कि खबर आई या टॉक शो में भी बात हुई, फिर बाद में उसको एडिट करके बाहर कर दिया गया। तो ये सारा हो रहा है, मतलब सेंसरशिप भी अनडिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड तो नहीं है। डिक्लेयर तो इसका मतलब टोटल ये है कि 50 साल में इंडियन डेमोक्रेसी और उसका इंस्टीट्यूशंस जो 2 साल का इमरजेंसी से जो सबक सीखना था अभी तक सीखा नहीं है, और इंडियन डेमोक्रेसी ऐसे चल रहा है। ये आपका नहीं, सबसे दुखद बात यह है चेरियन कि इमरजेंसी में रेजिस्टेंस था, देयर वाज ए रेजिस्टेंस, प्रतिरोध था, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस का हो या समाजवादियों का हो, या कुछ लेवल तक सर्वोदय या आरएसएस के लोग भी थे, वो लोग भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं था। आज की तारीख में कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई रेजिस्टेंस उस ढंग से नहीं दिखाई दे रहा। एक किसान आंदोलन को छोड़ दीजिए जो कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ था, या सीएए सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके खिलाफ जो हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों ने चाहे शाहीन बाग से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन विरोध किया था, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। जयप्रकाश नारायण जैसा कोई आज आंदोलन नहीं है, समाजवादी आंदोलन जैसा कोई आज आंदोलन नहीं है। सड़कों पे लोग आप समझ लीजिए कि भाई इतनी बड़ी बात कि संसद में 139 मेंबर्स को एक साथ सस्पेंड कर दिया। रात के अंधेरे में अपोजिशन के एब्सेंस में ऐसे ऐसे बड़े बड़े कानून, महत्वपूर्ण कानून पास करा दिए गए, लेकिन अपोजिशन कुछ नहीं कर सका। जब आप 139-40 लोग रिजाइन सस्पेंड कर दिए गए, हमारे अपोजिशन में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो रिजाइन करके बाहर आ जाएं, कहें कि भाई तुम अपना संसद रखो अपने पास, हम जा रहे हैं सड़क पर। ये बिहार आंदोलन में हुआ था, ये गुजरात आंदोलन में हुआ था, लेकिन इस समय ऐसा कुछ बोफोर्स का टाइम में भी हो गया था ना। हाँ, वही कह रहा हूं मैं। तो ये काम जो है, सबसे दुर्भाग्य क्या है कि आज एक निरंकुश सत्ता है और नालायक या कहें इम्पोर्टेंट के लेवल तक कहें कि अपोजिशन है,
उसकी मार हम दोनों को, हमको सबको खानी पड़ रही है। डेमोक्रेसी आज पहले से कहीं ज्यादा खतरे में दिखाई देती है। इमरजेंसी तो एक फेज था। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रेम शंकर झा, उन्होंने कहीं लिखा था एक बार कि इमरजेंसी जो था वो तवे पर, तवा समझते हैं ना जिस पे रोटी पकती है, तवे पर बूंदों की तरह से था, जो पानी के छींटे मारते हैं उस तरह का था। लेकिन अभी जो हो रहा हालात है वो तो उसके कल्पना नहीं कर सकते आप। सारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट हो रही हैं। आप सोचिए कि कभी इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था क्या कि ईडी और सीबीआई के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को धौंस दिया जाए, कहा कि बीजेपी ज्वाइन करो नहीं तो तुम जेल जाओ। आप सोचिए कि जिसको प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ये 70 हजार करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोपी अजित पवार, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, और उसको पार्टी में शामिल करा करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, ऐसे कितने लोग, चंद्रबाबू नायडू अभी जो उनके खिलाफ केस हुआ, जेल गए, वो अब सरकार में शामिल हो गए, एनडीए के साथ हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, सारे केसेस खत्म हो गए उनके खिलाफ। तो इसका कभी इमरजेंसी में भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ कि ईडी और सीबीआई आपके घर पहुंच जाए और कहे कि साहब आप सरेंडर कर जाओ, चलो बीजेपी कांग्रेस में शामिल हो जाओ। तो ऐसी बात नहीं थी आज, लेकिन ये हो रहा है कि या तो हमारे साथ आओ तो बेदाग हो, नहीं तो फिर जेल जाओ। ये जो बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक एक चीज और था उसी के अलावा, देखिए जो 3-4 चीजें हैं ना, हम लोग लेजिस्लेशन को डिस्कस कर लिया, जो विधायिका है, कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी को, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इंदिरा गांधी भी चाहती थी उस समय, इन्होंने भी कर लिया कि कमिटमेंट ब्यूरोक्रेट्स का गवर्नमेंट के साथ है। थर्ड हो गया जो एक चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया का, तो मीडिया का हाल देख ही रहे हैं आप। फोर्थ जो है सबसे खतरनाक बात यह है जुडिशरी हमारी। जुडिशरी को इमरजेंसी में जुडिशरी सरेंडर कर गई थी। सरेंडर इसलिए नहीं कर गई थी कि वो चाहते थे, लेकिन इसलिए कि संविधान में इस तरह के संशोधन हो गए थे, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि उसमें भी एचआर खन्ना जैसे लोग थे, थोड़ा उन्होंने दिखाया था। आज की हालत ये हो गई है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं वो भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब जजमेंट देते हैं तो वो भगवान की कृपा से देते हैं, वो फैक्ट्स के साथ नहीं देते हैं। फैक्ट्स वो देख करके या संवैधानिक जो प्रावधान है उसको सामने रख करके फैसला नहीं करते हैं। आप सोचिए कि दुनिया की ये पहली अदालत होगी हमारी सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसा कुछ भी नहीं दिखा, जिसने कहा कि 1949 में वहां मूर्तियां गलत रूप से रखी गई, जिसने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ वो एक क्रिमिनल एक्ट था। ये सब कुछ था, लेकिन मंदिर वहीं बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा ना, अपने गांव में जाकर के जो सम्मान समारोह हो रहा था उनका पुणे जिले के खेड़ तालुका में, कहा कि साहब हम तो भगवान के सामने नतमस्तक हो गए थे और कहा कि आप ही कोई रास्ता दिखाइए, तो भगवान की कृपा हुई, हमने फैसला दिया। मतलब अगर हमारी जुडिशरी जो सर्वोच्च जुडिशरी है वो अगर इस तरह के फैसले करेगी भगवान की या अल्लाह मियाँ की राय से या क्राइस्ट के राय से करेगी, उनके उपदेश से या उनकी कृपा से करेगी, तो फिर आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन हमारी जुडिशरी ने किया है, तो वो भी एक है। इन कंक्लूजन में मैं एक ही आदमी को कोट कर गया, शारदा प्रसाद ने इमरजेंसी जब लिफ्ट हो गया वो उसने एक उसका घर में आके उसका बेटा ने हमको बोला कि I know Mrs. Gandhi was more of Nehru's daughter than संजय गांधी मदर। वो जो स्टेटमेंट में जो मिला हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का जो रेस्पेक्ट है, आज मिस हो रहे हैं हम। इसलिए बिल्कुल हो रहे हैं। और शारदा प्रसाद जी का सही कहना था। देखिए वही मैंने कहा कि जिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लिफ्ट भी किया, और ये जानते हुए भी कि चुनाव हार जाएगी उनकी पार्टी। उनके बेटे संजय गांधी चाहते थे कि नहीं, अभी चुनाव नहीं कराना चाहिए और इमरजेंसी को प्रोलॉन्ग करना चाहिए। बंसीलाल चाहते थे, उनके जितने कोठरी के लोग थे, ओम मेहता या
विद्याचरण शुक्ला, ये सारे लोग थे। ये लोग चाहते थे कि इसको प्रोलॉन्ग करें, अभी चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया। तो इमरजेंसी लगाने वाली भी वही, इमरजेंसी हटाने वाली भी वही। अभी जो है इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन प्रावधान सारे वही हैं। इमरजेंसी के सारे प्रावधानों का इस्तेमाल हो रहा है बिना उसको नोटिफाई किए हुए। तो हो तो वही रहा है और लगातार मतलब I hope people will also show them the way out of this. इमरजेंसी में बहुत सारा लोग, हमारा नास्तिक लोग जो था, इमरजेंसी में कांग्रेस हार गया था, वो सब आस्तिक बन गया सुना है। तो ऐसे अभी भी हमारा नहीं, जो देखिए लोग हैं, अभी मास्टर्स है, देखिए अभी भी कहने के लिए तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चुनाव कैसे होते हैं, अभी इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने रिग कर लिया एक तरह से। इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको अपॉइंटमेंट कैसे होगा, जो उसमें गवर्नमेंट ही करेगी। एक अपोजिशन के लीडर को भी शामिल कर लिया, लेकिन 2 गवर्नमेंट के लोग होंगे, तो कैसा होगा तो मालूम है। तो वो अपने ढंग से काम करेगा, लेकिन उसके बावजूद चुनाव तो हो ही रहे हैं। और कई जगहों पे बीजेपी हारती भी है, राज्यों में, जैसे बंगाल में हार गई, या और कई राज्य, केरला है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, इन सारे राज्यों में, झारखंड है, इसमें हारे हैं ये। तो ऐसा भी नहीं है, जनता जनार्दन होती है डेमोक्रेसी में, ये बात तो तय है। और कोई फेज परमानेंट नहीं होता है। जब एक समय कांग्रेस थी 1947 से लेकर के 1977 तक, उसका अनचैलेंज रूल था। लेकिन फिर जो खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर सरकारों का आना जाना, गिरना बदलना चलता रहा। और अभी 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई स्थायित्व तो है, नहीं है कि मतलब नहीं परमानेंटली आप ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। फेजेज आते हैं, ये एक फेज है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। और देखिए, हम आपको एक छोटा सा कहेंगे, एक शेर से अपनी बात खत्म करेंगे कि हमको इस देश के लोगों पर बहुत यकीन है। इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी हैं। और ऐसा नहीं है, जब समय आएगा तो लोग निकल करके आएंगे, बस उनको यह है कि दिशा मिलनी चाहिए। एक किसी ने कहा है ना कि इस कदर मायूस होकर आंगन से न उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बरसात भी यही होगी। तो अभी जो माहौल है तो बदलेगा, इसमें चेंज होगा। मेरे जैसे लोग तो इस ख्याल के हैं, क्योंकि हमने इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, और आज भी जो सो कॉल्ड अनडिक्लेयर्ड या डेमोक्रेटिक इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं, उसके खिलाफ भी अपने ढंग से लगे हैं। आवाज में असर होगा, आज नहीं तो कल होगा, जनता समझेगी और लोग आएंगे। जी, इस ऑप्टिमिज्म के साथ हम ये बातचीत इधर खत्म करते हैं। धन्यवाद जयशंकर जी।